वेलकम टू पाउंडर एकेडमी। तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था, सन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, उसका एज, वहाँ से लाइट आने में कितना टाइम लगता है, एनर्जी का स्रोत, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। सन का स्ट्रक्चर कैसा है, सोलर स्पॉट क्या होता है, फिर ये अरोरा बोरियोलिस, अरोरा स्ट्रॉलिस, ये सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग सन का हो गया, सन के बारे में डिस्कशन। तो उसके बाद जो इंडिविजुअल प्लैनेट जितने हैं सब के एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मरकरी और वेनस, दो प्लैनेट को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अर्थ को हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ के बारे में तो हम लोग को ऐसे भी डिटेल में पढ़ना है, तो उससे रहने देंगे। उसके बाद फिर हम लोग वीनस के बाद नेक्स्ट वीडियो में मार्स और जुपिटर को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि बोरियोलिस एस्ट्रोलिस क्या होता है। इसके बाद कुछ जो फेमस मिशन है सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि अभी पहले हम लोग सन का देख लेते हैं कि सन को एक्सप्लोर करने के लिए जो कुछ फेमस हमारे सोलर मिशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि ये सोलर मिशन होता किस तरह का है, यानी कि दो तरह का ये हो सकता है सोलर मिशन। कैसा हो सकता है, तो पहला ये मैन्ड मिशन हो सकता है, या पहले हम लोग अनमैन्ड ले लेते हैं। पहला अनमैन्ड मिशन हो सकता है और दूसरा मैन्ड मिशन। तो जैसा कि नाम से कि अनमैन्ड मिशन में कोई आदमी नहीं होगा, मतलब हमारा एक प्रोब टाइप का सोलर रोवेट होगा, मानव रहित यान होगा। वो जाएगा और वहाँ से कुछ जानकारियाँ जुटा के लाएगा। तो मैन्ड मिशन भी तीन तरह का हो सकता है, या तो ये फ्लाई बाय मिशन होगा, फ्लाई बाय मिशन, या फिर ऑर्बिटल मिशन होगा, या फिर लैंडिंग वाला होगा। कि जिसको स्टडी करना चाह रहे हैं जो भी प्लैनेट या फिर जिस भी सेलेस्टियल बॉडी को, या तो उसका फ्लाई बाय मतलब उसके चारों साइड घूम के एक बार बस आ जाएं, उसका फ़ोटो वोटो खींच ले और वापस आ जाएं, इस तरह का हो सकता है। मतलब फ्लाई बाय मिशन जैसे कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को बस पास किया, उसका इमेज कलेक्ट किया, कुछ डेटा कलेक्ट किया और उसको वापस भेज दिया। जैसे कि नासा का एक है मिशन, उसका यान का नाम है वॉयेजर, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों 1960 के दशक का भेजा हुआ है, 60 या 70 के दशक का। तो ये दोनों फ्लाई बाय मिशन है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 यानी पूरा सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है ये। और ये अपने आप में एक बहुत आई मीन डिटेल डिस्कशन हो सकता है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे सिर्फ, जिसमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। तो ये फ्लाई बाय मिशन हो गया, ये अनमैन्ड होता है। दूसरा एक ऑर्बिटल मिशन हो गया कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके एक ऑर्बिट में चले गए। हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसके ऑर्बिट में गया और चक्कर लगाया, और वहाँ पे मतलब साल, 6 महीना, 2 साल, इस तरह से उसके चारों ओर ऑर्बिट करते रहा। और ऑर्बिट करते करते वहाँ से जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको अर्थ पे सेंड कर रहा है। जैसे कि हमारा मंगलयान था, अर्थ मंगलयान 2011 में जो सेंड हुआ था, तो मंगलयान एक ऑर्बिटल मिशन था। ठीक है, या फिर नासा का है जूनो, तो जूनो ये जुपिटर के ऑर्बिट में है, तो जूनो भी एक ऑर्बिटल मिशन है। और फिर एक हो गया लैंडिंग, जैसे नासा का एक था, अभी भी है, मतलब वो काम कर रहा है, परसेवरेंस रोवर, ये मार्स पे लैंड किया था। ठीक, और मार्स पे लैंड करके वहाँ पे स्टडी कर रहा है। तो लैंडिंग का मतलब होगा कि वहाँ पे जाके उस के सरफेस पे उतरा, और उसके बाद मतलब सिर्फ उतरना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उस पे जाके टकरा गया, क्रैश लैंडिंग नहीं। ये जो लैंडिंग होना चाहिए ये सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा था चंद्रयान वाले में।
तो चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश लैंड किया था, लेकिन चंद्रयान 3 जो था सॉफ्ट लैंडिंग। तो लैंडिंग मिशन में वही मिशन काउंट होगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग किया, उसका जितना भी मशीन का पार्ट पुर्जा है जो भी है, स्पेसक्राफ्ट सारा कुछ इंटैक्ट रहना चाहिए, सारा कुछ सही सलामत रहना चाहिए, और फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस सेंड करें। तो 3 तरह का मिशन हम लोग देखा अनमैंड वाले में, फ्लाई बाय, ऑर्बिटल और लैंडिंग। मैंड वाले में क्या होता है, तो मैंड वाले में भी हो सकता है ये सबसे पहला कि फ्लाई बाय उसमें भी, बट ये फ्लाई बाय का जैसे मैंड मिशन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी तक किया नहीं है। जो भी मैंड मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मून के अराउंड ही है, इसके अलावा कोई और भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड अभी तक मैंड मिशन हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी ऑर्बिटल मिशन हो सकता है कि जैसे मून के ऑर्बिट में गया और फिर उसको फ्लाई बाय करके वापस आ गया, या फिर मून पे लैंडिंग, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, तो वो क्या था, वो लैंडिंग मिशन था, वहाँ पर लैंड किया, जो भी कुछ काम था वो किया, फिर वापस आया। और इसके अलावा एक और हो सकता है कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना ले वहाँ पर, यानी कि एक लैब टाइप का डेवलप कर ले उसके अराउंड, जैसे ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल मिशन को ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी टाइप का बना ले, जैसे कि अर्थ के ऑर्बिट में बना हुआ है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जर्वेटरी मिशन हो गया। तो इस तरह के कुछ मिशन हो सकते हैं। अब सन के केस में, तो सन के केस में बहुत सारे मिशन गए हैं, बट सन के जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानना है उन लोग को, एक हो गया पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा का मिशन है और इसका काम भी है सन के सराउंडिंग को स्टडी करना। तो सन के सराउंडिंग को स्टडी कर कहाँ से करता है, तो ये वीनस के ऑर्बिट में, जैसे सन के बहुत ज़्यादा क्लोज तो कोई जा नहीं सकता है, वीनस के ऑर्बिट में रह के सन को सराउंड कर सन को स्टडी करता है। और इसके बारे में दावा किया गया था 2021 में कि ये पहला ऐसा सोलर प्रोब बना है जो सन का, जो यहाँ हम लोग देखा था आउटर मोस्ट लेयर क्या था, सबसे बाहरी लेयर कोरोना, तो ये कोरोना को टच किया था, कोरोना को टच करने वाला ये पहला सोलर प्रोब या सोलर मिशन बना था, पार्कर सोलर प्रोब नासा का। उसके अलावा हमारा इंडिया का जो भी हाल में ही लॉन्च हुआ है आदित्य L1, तो ये भी एक सोलर मिशन है। और ये सोलर मिशन सन का स्टडी करेगा कहाँ से, तो अर्थ के सरफेस से 15 लाख किलोमीटर ऊपर जाके, 15 लाख किलोमीटर ऊपर जाके। तो L1, इस L1 को बोला जाता है लैंग्रांज पॉइंट, लैंग्रांज पॉइंट। तो इस तरह का टोटल 5 लैंग्रांज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5। तो हमारा जो सोलर मिशन है आदित्य L1, वो L1 लैंग्रांज पॉइंट पे जाके सन को स्टडी करेगा। तो लैंग्रांज पॉइंट क्या होता है, तो अगर हम लोग देखना चाहें कि लैंग्रांज पॉइंट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ हमारा मान लीजिए कि सन है, ठीक है, ये हमारा सन हो गया और इधर हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। तो सन हो गया यहाँ पर, अर्थ हो गया, तब इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, इधर खींच रहा होगा गुरुत्वाकर्षण उस, और अर्थ का गुरुत्वाकर्षण इस साइड कोई अगर बीच में वस्तु पड़ेगी तो उसको उस तरह खींचेगा। तो लैंग्रांज पॉइंट जो L1 होता है वो इस तरह का पॉइंट होता है जहाँ पर सन का यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई इस तरह का एक पॉइंट है जहाँ पर सूर्य के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर होकर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो इस जगह पर अगर कोई वस्तु को हम भेजते हैं या कोई चीज़ यहाँ पर होगा तो वो हमेशा स्थिर रहेगा, उसको ना सूर्य अपनी तरफ खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी तरफ खींच पाएगी, तो वो हमेशा फिक्स जगह पर रहेगा। और फिक्स जगह पर रहने से बेनिफिट होता है कि वो
अच्छे से स्टडी कर पाएगा। वहाँ पे जो अध्ययन करने गया है, कोई चीज़ को एनालाइज करने गया है, वो आराम से कर पाएगा। तो इस तरह का टोटल हमारे सोलर सिस्टम अर्थ के अराउंड इस तरह का टोटल 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5। और जो हमारा आदित्य L1 है वो L1 पे गया, ठीक है। तो एक पार्कर सोलर प्रोब के बारे में देख लिया हमने और दूसरा आदित्य L1 के बारे में। तो ये और भी सन से रिलेटेड बहुत सारे सोलर मिशन है, तो वो अगर आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिटेल स्टडी करना है, तो विकीपीडिया पे जाके आप देख सकते हैं। विकीपीडिया पे जहाँ पे पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से स्पेस एजेंसी ने कौन कौन सा सोलर मिशन भेजा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इंडिविजुअली एक एक प्लेनेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्लेनेट है हमारा मरकरी। तो मरकरी के बारे में जानते हैं कुछ, कि सबसे पहली बात ये क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम, हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस के हिसाब से सब सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सूर्य का ये चारों ओर चक्कर लगाता है 88 दिन में। यानी कि धरती कितने दिन में लगाती है पृथ्वी, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड ये हमारा है। इसको बोला जाता है परिक्रमण परिक्रमण काल। तो ये मरकरी के केस में कितना है, 88 दिन का। और इसका जो घूर्णन यानी अपने एक्सिस पे जो घूमने का टाइम है वो है एक रोटेशन जो अपने एक्सिस पे कंप्लीट करती है। परिक्रमण को अगर इंग्लिश में बोले तो ये हो गया रिवॉल्यूशन। और ये एक्सिस पे जो रोटेशन कंप्लीट करेगी, एक्सिस पे रोटेशन यानी घूर्णन वाला, ये होगा 59 दिन का। यानी कि धरती के 59 दिन के बराबर, यानी कि मरकरी पर एक दिन जो होगा पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होगा, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि मरकरी सूर्य के साथ टाइडली लॉक है। अब ये टाइडली लॉक का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और इधर मान लीजिए छोटा सा ये मरकरी है। तो टाइडली लॉक का मतलब हुआ कि इसका मान एक हिस्सा, इतना हिस्सा अभी सूर्य के सामने है, तो टाइडली लॉक का मतलब हुआ कि यही हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहेगा। जबकि होना क्या चाहिए, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो कुछ टाइम ये हिस्सा आगे रहना चाहिए, कुछ टाइम ये हिस्सा आगे रहना चाहिए। तो पहले ये माना जाता था कि ये टाइडली लॉक है और हमेशा यही हिस्सा सूर्य के सामने रहता है। इसी कारण इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और पीछे साइड टेम्परेचर बहुत कम होगा। बट ऐसा है नहीं, ये भी रोटेट करता है। आज के टाइम में हम लोगों को ये बात कंफर्म है कि मरकरी भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और ये जो रोटेशन का टाइम है लगभग 59 दिन का है, ठीक है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट है, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं, शून्य, जीरो सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि ये मरकरी हो गया, तो ये क्या है, सूर्य के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो इसका अगर कोई सैटेलाइट अगर पास्ट में रहा भी होगा, तो पास्ट में अगर कोई सैटेलाइट रहा होगा तो उसको सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, अपने अंदर खींच के सन के अंदर उसको मिला लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ नज़दीक रहने के कारण ही हम लोग जैसे सोलर सिस्टम में देखेंगे कि सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक है सूर्य, और उसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र। तो इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है और शुक्र का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और जो ग्रह जितना दूर जाता जाएगा उसका सैटेलाइट उस तरह से नंबर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, यहाँ पे कोई नो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो और इसका तापमान जो है मतलब बहुत ज़्यादा है, लगभग वो एवरेज अगर उसका देखा जाए तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान आता है। सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका तापमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा किसका है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई वायुमंडल भी नहीं है।
तो ये प्लैनेट हमारे कोई काम का नहीं है उस तरह का। सोलर सिस्टम में अगर कोई प्लैनेट अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे काम का है तो वह है सिर्फ और सिर्फ मार्स। उसके अलावा कोई प्लैनेट उतना काम का नहीं है, बट हम लोग सबको पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया मरकरी के बारे में बेसिक जानकारी कि सूर्य का सबसे निकटतम है। इसका 88 दिन का होता है रिवोल्यूशन का पीरियड, 59 दिन का ये रोटेशन का पीरियड होता है, और फिर इसका कोई सेटेलाइट भी नहीं है और कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये हो गया हमारा सरफेस उसका, जो उसका क्लोजेस्ट इमेज लिया गया है मरकरी का। ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे इस सन के अराउंड रोटेट करता है। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में और कोई विशेष बात नहीं। इससे कुछ रिलेटेड जो मिशन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो स्पेस मिशन रिलेटेड टू मरकरी, तो मरकरी से रिलेटेड जो स्पेस मिशन है तो बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखा था कि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका कोई सेटेलाइट भी नहीं है। तो अगर कोई स्पेस मिशन भी भेजेंगे तो बहुत चांस रहेगा कि वो जाके सन में चला जाएगा, सन से मिल जाएगा। सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको खींच लेगा। तो और ऐसे भी ये बहुत काम का नहीं है, तो लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसका जो एक मिशन है सबसे पहला जो गया था वो है मैरिनर 10, जिसका काम था वही इसका फोटोग्राफ वगैरह लेना और उसका एटमॉस्फेयर और उसका सरफेस वगैरह को स्टडी करना। तो ये भी एक ऑर्बिटल मिशन था। तो ये फिर दूसरा जो इसका मिशन है ये भी नासा का ही भेजा हुआ था, मैसेंजर। तो मैसेंजर ने काफ़ी मतलब 2-3 साल तक लगभग 2011 से लेके 2014 तक मरकरी के ऑर्बिट में रहा ये, और मरकरी के स्टडी उसके इन्वायरमेंट को स्टडी किया, उसका कुछ फ़ोटो वगैरह, उसका जो सरफेस है उसको स्टडी किया उसके ऑर्बिट में रह के, और फिर लास्ट में 2014 में मरकरी के सरफेस पे वो क्रैश लैंडिंग कर गया। मरकरी के सरफेस पे क्रैश लैंड करके ये मिशन वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो और भी एक दो मतलब प्रपोज्ड मिशन है, जैसे कि वो रसिया का है। ये दोनों मिशन नासा का था, और एक मिशन रसिया का है प्रपोज्ड अभी तक, बट वो गया नहीं है। वो 2031 के लगभग लॉन्च होने वाला है। तो ये ओवरऑल बात हो गई मरकरी के बारे में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्लैनेट है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, जो है वीनस। वीनस यानी शुक्र। तो शुक्र इसका जो है ऑलमोस्ट सारा इसका आकार हो जाए, घनत्व, इसका जो डायमीटर है, व्यास, ये सब किसके जैसा है? पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी के समान रहने के कारण ये सारा प्रॉपर्टीज का ऑलमोस्ट धरती के जैसा है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और साथ में ये एक बात इसके बारे में बताना में रह गया था मरकरी के बारे में, कि जैसे कि मरकरी सूर्य की जो परिक्रमा करता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। मतलब पश्चिम दिशा से लेके घूम के पूर्व दिशा की ओर करता है, जिसके कारण अगर मरकरी पर भी अगर कोई आदमी बुध ग्रह पर खड़ा होकर देखेगा तो वहाँ भी सूर्य पूर्व में उगेगा और पश्चिम में डूबता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन शुक्र के केस में ऐसा नहीं है। शुक्र जो अपना परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, वो पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है। तो अगर कोई शुक्र पे खड़ा होकर
सूर्योदय देखना चाहेगा तो वहाँ पे सूर्योदय पश्चिम साइड होगा और पूर्व में सूर्य डूबेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई इसमें कि ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम कर रहा है ये तो। अब उसके अलावा इसका जो रिवॉल्यूशन वाला पीरियड था, यानी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, रिवॉल्यूशन पीरियड हो गया इसका। तो मरकरी केस में कितना था, 88 दिन, लेकिन वीनस के केस में ये है 225 दिन। ठीक है, और इसका जो इन्वायरमेंट है इसका, यानी इसका जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा होगा पहले भी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह की गैस में आती है, ग्रीन हाउस गैस। तो वो ग्रीन हाउस गैस है तो उसके कारण वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो सूर्य से गर्मी अवशोषित तो किया, उससे ऊष्मा अवशोषित तो किया, लेकिन वापस रिलीज करने टाइम में वो चूँकि गैस का एक आवरण बना हुआ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का, तो वो ऊष्मा को वापस जाने नहीं देता, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बढ़ते रहेगा। तो सूर्य के केस में भी यही केस है। इसका जो आई मीन शुक्र के केस में इसका जो वायुमंडल है वो CO2 गैस का बना हुआ है। तो है तो ये सूर्य से सेकंड पोजीशन पे, यानी कि सूर्य से सबसे पहले मरकरी है, दूसरे पोजीशन पर ये आता है। तो बट यहाँ का टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 470 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक नहीं होने के बावजूद इसका टेम्परेचर बुध से ज़्यादा क्यों है? तो उसका रीज़न है ये CO2 गैस, कि वायुमंडल में CO2 गैस है तो सूर्य से गर्मी उष्मा अवशोषित कर रहा है, लेकिन वापस उसको रिलीज नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी का टाइम में है लगभग 470 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी रात के टाइम में, तो ये लगभग चला जाता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये इसके बारे में एक बात हो गई। और इसको हम लोग सांझ का तारा या फिर भोर का तारा दोनों कहते हैं, क्योंकि ये शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में हम लोग अगर चाहें तो शुक्र को देख सकते हैं, मतलब नेकेड आई से भी हमको नज़र आता है। ठीक है, इसका भी कोई प्लैनेट, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये कुछ बातें होंगी शुक्र के बारे में, और इससे भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिशन है नहीं इससे रिलेटेड। फिर भी जो एक दो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी चूँकि ये बहुत दूर है हमसे और ये बहुत काम का नहीं, मतलब तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि सोलर मिशन, जो सोलर पार्कर सोलर प्रोब है, तो किसके ऑर्बिट में था, तो वो वीनस के ऑर्बिट में ही रह के काम कर रहा है। तो पार्कर सोलर प्रोब यहीं पर है। उसके अलावा जो मिशन का लिस्ट है, जितना भी स्पेस मिशन का लिस्ट है वो विकिपीडिया पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी कि क्या क्या इसको कहा जाता है। और हाँ, एक बात और है कि ये अर्थ के सन के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो मरकरी है। लेकिन चूंकि हम लोग अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ हमारे लिए तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है ये, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले मरकरी के बारे में देखें कि सूर्य का सबसे निकटतम है, इसका जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन का है।
और जो इसका रिवोल्यूशन वाला रोटेशन वाला पीरियड अपने एक्सिस पे वो लगभग वो हो गया हमारा 59 दिन का। इसके पास कोई सेटेलाइट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करता है। और इसके रिलेटेड जो स्पेस मिशन है कौन कौन सा है, तो मैरिनर 10 है और मैसेंजर मिशन है, ये दो इससे रिलेटेड हो गया। उसका बाद वीनस का जो आकार, घनत्व और व्यास है लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और फिर साथ में ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है। इसका जो रिवॉल्यूशन वाला पीरियड है वो 225 दिन का है। और इसका हम लोगों ने वो नहीं देखा था कि रोटेशन वाला पीरियड कितना है, तो इसको देख लेते हैं। इसका जो रोटेशन वाला पीरियड है वो लगभग 243 दिन का है, यानी कि अर्थ पे एक दिन और वहाँ पर 243 दिन, यानी उसका जो शुक्र का एक 243 दिन होगा वो अर्थ के एक दिन के बराबर होगा। नहीं, इतना टाइम के बाद वहाँ पर दिन होगा, इतना टाइम के बाद वहाँ पे रात होगा। ठीक है, तो इसके अर्थ के कंपेरिजन में लगभग 243 दिन है। वायुमंडल उसका CO2 गैस से बना हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है। मैक्सिमम टेम्परेचर उसका 470 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मिनिमम 180 डिग्री होता है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में दिखता है और सुबह में पूरब दिशा में। शाम में कहाँ दिखेगा ये, पश्चिम साइड में, और सुबह में पूरब साइड में दिखता है। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड जो स्पेस मिशन है उसको हम लोग डिस्कस किया नहीं यहाँ पे। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और पार्कर सोलर प्रोब है जो इसी के ऑर्बिट में रह के देख रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका रोटेशन वाला। ये देख रहे हैं कि हम लोग शुक्र ग्रह सन के चारों ओर घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मंगल और जुपिटर का। अर्थ को हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्थ के बारे में हम लोग सेपरेटली अर्थ को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। पूरा ज्योग्राफी तो अर्थ के बारे में ही डिस्कस करना है, तो हम लोग उसको अलग से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे मार्स और जुपिटर का। चलिए, धन्यवाद।